नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो डेली के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल को पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए और मीजो मंडल मतलब जो मध्य मंडल है पृथ्वी के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिए मध्य मंडल। मेसोस्फीयर। ये तीसरा हुआ। अब अगर मध्य मंडल की बात किया जाए कि जो पृथ्वी के अंदर मध्य मंडल है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करिए कि ये जो होते हैं वो 400 से 2900 किलोमीटर वाले भाग होते हैं। मतलब ये पृथ्वी के अंदर जो 400 से 2900 किलोमीटर वाला भाग है उसी को मेसोस्फीयर या मध्य मंडल कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ये जो होते हैं ये 400 से 2900 किलोमीटर तक के भाग होते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो 400 से 2900 किलोमीटर वाला भाग है, 400 से 2900 किलोमीटर वाला भाग जो है उसी को मेसोस्फीयर या मध्यमंडल कहा जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि यहां कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब मेसोस्फीयर में कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए यहां पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब जो मेसोस्फीयर वाला भाग है इसी में कठोर चट्टानें पाई जाती हैं और ये जो होता है ये 400 से 2900 किलोमीटर वाला भाग होता है। तो इस मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल में लगभग दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेरी मंडल के बारे में, जो चौथा भाग है। मतलब बेरी मंडल जो है उसके बारे में हम लोग अगली पॉइंट में समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा, हेडिंग डालिए, चौथा जो है ये बेरी मंडल। बेरी मंडल। अब अगर इसकी बात किया जाए कि जो बेरी मंडल होते हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है। मतलब जो बेरी मंडल है इसे दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले लिखिए कि इसे दो भागों में बांटा गया है। अब यहां से बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि जो बेरी मंडल है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है ये बाह्य भाग और दूसरा जो है आंतरिक भाग। अब ध्यान से समझिएगा कि जो बाह्य भाग है इसे 2900 से जो 5155 किलोमीटर वाला भाग है, यहां पर समझिएगा कि 2900 से 5155 किलोमीटर वाला जो भाग है इसे बेरी मंडल का बाह्य भाग कहा जाता है। मतलब बेरी मंडल का जो बाह्य भाग है वो 2900 से 5155 किलोमीटर वाला भाग है। और जो आंतरिक भाग है इसको नोट करिएगा कि ये 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर जो भाग होता है उसे आंतरिक भाग कहा जाता है। मतलब बेरी मंडल को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य भाग जो होते हैं ये 2900 से 5155 किलोमीटर वाले भाग होते हैं और आंतरिक भाग जो होते हैं ये 5155 से 6371 किलोमीटर वाले जो भाग होते हैं इन्हें आंतरिक भाग कहा जाता है। आंतरिक भाग जो होते हैं ये यहां पर सॉलिड पाया जाता है। लिख लीजिए कि यहां पर सॉलिड पाया जाता है। मतलब आंतरिक भाग में सॉलिड पाया जाता है। और मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है इस यहाँ का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो
6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट को भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि बेरीमंडल का जो आंतरिक भाग है या पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है वहां का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बाह्य भाग मतलब बेरीमंडल का जो बाह्य भाग होता है यहाँ का जो तापमान होता है ये 4900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिखिएगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये 4900 डिग्री सेल्सियस होता है। आंतरिक भाग का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस और बाह्य भाग का जो टेम्परेचर होता है वो 4900 डिग्री सेल्सियस होता है। और बाह्य भाग में मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा का मतलब होता है कि जो चट्टानें होती हैं, जहां का तापमान ज्यादा होता है वहां की जो चट्टानें होती हैं वो तापमान के कारण पिघलती हैं, और पिघलती हैं तो जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। तो यहां लिख लीजिएगा कि यहां पर मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है। बाह्य भाग जो होते हैं ये यहाँ का जो तापमान होता है ये 4900 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा की अगर बात किया जाए तो समझ लीजिए कि जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, मतलब तापमान के कारण जो पिघलते हैं चट्टान, उसी का जो रूप होता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हेडिंग डालिए अनसंबद्धता। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए अनसंबद्धता। इसको समझेंगे क्या होता है। अनसंबद्धता बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो अनसंबद्धता होता है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग, ये मतलब एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक जो भाग होते हैं इनमें क्या परिवर्तन होता है इनके बारे में ये प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें सबसे पहले लिख लीजिए, फिर समझ में आएगा कि ये एक ऐसी रेखा होती है, यह एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परिवर्तन होता है उसे प्रदर्शित करती है। जो पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। मतलब अनसंबद्धता जो होती है वो एक लाइन होती है, और ये ऐसी लाइन होती है कि जो पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होता है उन सब के बारे में यही बताती है और यह प्रदर्शित करती है। तो इसको नोट कर लीजिए कि जो अनसंबद्धता होता है ये एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, मतलब बताती है कि पृथ्वी के अंदर कैसी परिवर्तन हो रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर मतलब अनसंबद्धता लाइन है कुछ, उनको समझ लीजिए कि कौन कौन सी लाइन होती हैं, और क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में कौन कौन सी लाइन होती हैं उनको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां से एक फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये जो हो गया ये पूरा पृथ्वी का ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये होगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये जो हो गया इसे क्रस्ट, मेंटल, और ये जो हो गया ये कोर। इन्हीं मतलब क्रस्ट मेंटल कोर होती हैं और इन्हीं के बीच में जो अनसंबद्धता लाइन होती हैं वो इन्हीं के बीच में होती हैं। तो यहां से समझिएगा कि एक लाइन ऐसे होती है, ये अनसंबद्धता लाइन होती है, और ये लाइन जो होती हैं इन्हीं को कोनराड असंबद्धता लाइन कहा जाता है। लिख लीजिएगा कि ये जो होती हैं ये कोनराड अनसंबद्धता
ये जो होती हैं ये कोनराड असंबद्धता लाइन होती हैं और यही बताती हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में परिवर्तन होता है उसके बारे में ये बताती रहती हैं। अब नेक्स्ट समझिएगा कि यहां पर एक लाइन होती है और इसे मोहो असंबद्धता कहा जाता है। एक लाइन क्रस्ट में होती है जो कोनराड असंबद्धता कहा जाता है, जिन्हें ठीक है असंबद्धता कहा जाता है, और एक जो होती है ये मेंटल में होती है, इन्हें मोहो असंबद्धता कहा जाता है। और एक लाइन जो होती है ये इधर होती है और इन्हें रेटी कहा जाता है, रेपेटी असंबद्धता होती है। मतलब मेंटल के बीच में एक लाइन होती है, इन्हें मोहो असंबद्धता कहा जाता है, और इसके नीचे वाले भाग में जो होती है इन्हें रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। और एक लाइन और होती है, इसे मतलब कोर में होती है और इसे क्यूटेन वर्ग कहा जाता है। यहां लिखिएगा कि इसे जो होता है ये क्यूटेन वर्ग असंबद्धता कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये 3 भागों में बांटी गई है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और इन्हीं के बीचों में असंबद्धता लाइन होती है जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को प्रदर्शित करती है। मेंटल में एक लाइन होती है, इसी को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है, और मेंटल में 2 लाइन होती हैं, एक को मोहा असंबद्धता और दूसरी को रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है, और कोर में एक लाइन होती है, ये क्यूटेन वर्ग मतलब असंबद्धता कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।